हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस के अंतर्गत आज के इस लेक्चर में हम स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स फॉर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस का अध्ययन करेंगे। अभी तक हमने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग के बारे में पढ़ा है। इस पीरियड में हम स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर क्या होती है। स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर बेसिकली डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर का ही परिवर्तित रूप है। यदि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में जो कि हम देखते हैं छहों मेटल और बॉन्ड लिगेंड के बीच में वो जो बॉन्ड है वो इक्वल डिस्टेंस पे हैं, इक्वल बॉन्ड लेंथ है और तीनों एक्सिस पे एक्स, वाई और जेड पे लिगेंड्स मेटल की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन यदि उस स्ट्रक्चर में कोई एक एक्स पर लिगेंड्स की डिस्टेंस बढ़ा दी जाए या कम कर दी जाए तो उसको हम डिस्टोर्शन ऑफ ज्योमेट्री बोलते हैं। यदि हम जेड एक्सिस यहाँ पर लेते हैं और जेड एक्सिस के दो लिगेंड्स की डिस्टेंस ज़्यादा कर देते हैं तो जो स्ट्रक्चर हमें प्राप्त होती है उसको हम टेट्रागोनल या द्विसमलंबाक्स स्ट्रक्चर बोलते हैं। और जब जेड एक्सिस के लिगेंड पूर्णतया वहाँ से हट जाते हैं तो बनने वाली स्ट्रक्चर स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर होती है। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर लिगेंड्स चार एक्स और वाई प्लेन पे हैं और मेटल और लिगेंड एक ही प्लेन में हैं और स्क्वायर फॉर्म में उसके चारों तरफ अरेंज हैं, इसलिए इस स्ट्रक्चर को हम स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर कहते हैं। यहाँ पर जेड एक्सिस पे कोई लिगेंड स्थित नहीं है। ये जो डायग्राम है इसमें हम देख सकते हैं कि जो एक्स और वाई प्लेन पे लिगेंड्स हैं, ये डायरेक्शन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक्स और वाई एक्सिस के जो लिगेंड्स हैं वो मेटल की तरफ मूव कर रहे हैं एंड जो जेड एक्सिस के लिगेंड हैं वो मेटल से दूर जा रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं डिस्टोर्शन ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। डिस्टोर्शन के परिणाम स्वरूप कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर बनती है, इसको हम टेट्रागोनल स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। दिस वन इज ऑक्टाहेड्रल, दिस वन इज टेट्रागोनल एंड दिस वन इज फाइनली स्क्वायर प्लेनर। जब हम इसकी स्ट्रक्चर को समझ चुके हैं तो इसके बाद हम बताना चाहेंगे कि स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल्स किस तरह से चेंज होती है। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में हमने स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल पूर्व में स्टडी की थी। उसमें हमने देखा कि डी ऑर्बिटल T2G में और EG में डिवाइड हो जाते हैं। T2G में जो ट्रिपली डी जनरेट तीन डी ऑर्बिटल्स हैं, DXY, DXZ एंड DYZ, और EG ऑर्बिटल में DX स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड DZ स्क्वायर। ये जो स्प्लिटिंग थी हम पूर्व में पढ़ चुके हैं कि लिगेंड ऑन द एक्सिस आ रहे हैं, तो जो ऑन द एक्सिस डी लॉब्स स्थित होती हैं, जिन डी ऑर्बिटल में लॉब्स ऑन द एक्सिस स्थित होती हैं उनमें रिपल्शन ज़्यादा होगा मेटल के डी इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के बीच। तो ये जो DX स्क्वायर वाई स्क्वायर और DZ स्क्वायर ऑर्बिटल्स हैं, इनकी जो लॉब्स हैं डी ऑर्बिटल की वो ऑन द एक्सिस होती हैं और लिगेंड्स भी ऑन द एक्सिस मेटल की तरफ आ रहे हैं, तो उनमें रिपल्शन ज़्यादा होगा, जिस वजह से ये ऑर्बिटल्स हाई एनर्जी लेवल पे जाएंगे और इनको हम EG ऑर्बिटल्स के नाम से जानते हैं। और ये जो लोअर एनर्जी लेवल पे आएंगे इनको हम T2G ऑर्बिटल्स के नाम से जानते हैं। और इन दोनों के मध्य जो एनर्जी डिफरेंस है इसको हम डेल्टा O क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं। ये हम पूर्व में पढ़ चुके हैं। अब यदि हम इसमें टेट्रागोनल स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा स्टडी करें तो टेट्रागोनल स्ट्रक्चर में हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जेड एक्सिस के लिगेंड्स जो हैं वो मेटल से दूर जा रहे हैं। तो जेड एक्स पर स्थित डी कक्षक अर्थात DZ स्क्वायर कक्षक और लिगेंड के मध्य प्रतिकर्षण कम होगा क्योंकि धातु लिगेंड दूरी ज़्यादा है। तो EG समूह के जो DZ स्क्वायर कक्षक है वो DX स्क्वायर वाई स्क्वायर कक्षक की तुलना में निम्न ऊर्जा का होकर स्थायीकृत हो सकता है। हम यहाँ देख सकते हैं DZ स्क्वायर के एनर्जी लेवल कम हो गया है और DX स्क्वायर वाई स्क्वायर का एनर्जी लेवल ज़्यादा हो गया है। इसी तरह से यदि हम T2G ऑर्बिटल्स के बारे में देखें तो यहाँ पे कक्षक इस प्रकार T2G कक्षक में Z कंपोनेंट, जिन T2G कक्षक में Z कंपोनेंट है जैसे DYZ और DXZ,
इनके कक्षक निम्न ऊर्जा के हो जाएंगे, और वह कक्षक जिनमें जेड कंपोनेंट नहीं है जैसे DXY तो वो उच्च ऊर्जा के हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं DXY इसमें जेड कंपोनेंट नहीं है तो ये हाई एनर्जी लेवल पे चला जाएगा, और DXZ और DYZ जिसमें जेड कंपोनेंट है ये लोअर एनर्जी लेवल पे आ जाएगा। तो इस तरह से T2G और EG ऑर्बिटल्स की अगेन स्प्लिटिंग हो जाती है। ये टेट्रागोनल स्ट्रक्चर में d ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग के बारे में हमने यहाँ पे देखा। इसके बाद में यदि ZX पर स्थित लिगेंड को पूरी तरह से हटा दें, जैसे ये स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर पे हम आते हैं, यहाँ पे हम क्या देखते हैं Z एक्सिस पे कोई लिगेंड नहीं है, अर्थात हमने Z एक्सिस पे लिगेंड्स को पूरी तरह से हटा दिया है, तो हमें स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स या स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री प्राप्त हो जाती है। अब स्क्वायर प्लेनर संरचना में क्या होता है कि DX2Y² और DXY की ऊर्जा में और ज़्यादा वृद्धि हो जाती है, क्योंकि लिगेंड्स मेटल के और नज़दीक आ रहे हैं। तो यहाँ पे जबकि DZ², DXZ और DYZ कक्षकों की ऊर्जा में और ज़्यादा कमी हो जाती है। तो अब इन ऑर्बिटल्स का रीअरेंजमेंट होता है वापस अगेन। तो हम क्या देखते हैं, जो DXZ और DYZ सबसे लोअर एनर्जी लेवल पे थे वो तो यहाँ पर सबसे लोअर एनर्जी लेवल पे ही रहेंगे, लेकिन टेट्रागोनल में जो DZ² की एनर्जी DXY से ज़्यादा थी, जैसे ही वो टेट्रागोनल स्क्वायर प्लेनर में कन्वर्ट होता है, D और Z और एक्सिस के लिगेंड्स को हम हटा देते हैं तो DZ² की एनर्जी और कम आ जाती है और सेकेंड लेवल पे DZ² पहुंच जाता है और DXY की एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है और DX²Y² की एनर्जी सबसे ज़्यादा रहती है। तो इस प्रकार हम यहाँ पर एनर्जी का ऑर्डर क्या देख सकते हैं कि DXZ और DYZ की एनर्जी सबसे कम है, ऑलमोस्ट इक्वल है। उसके बाद में उससे ज़्यादा DZ² की एनर्जी है, देन DXY की एनर्जी है और DX²Y² की एनर्जी सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे ये जो एनर्जी गैप है दिस वन, इसको हम Δ1 के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन DXY एंड DX²Y²। तो इसको हम Δ1 के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। दिस वन इज Δ1, ओके। फिर जो डिफरेंस DZ² और DXY इनके मध्य का जो एनर्जी डिफरेंस है इसको हम Δ2 के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। लास्ट वन DXZ/YZ और DZ² के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है इसको हम Δ3 के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो टोटल जो Δsp है यह हम कह सकते हैं Δsp यहाँ पे क्या है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, और वो किसके बराबर हो गई, Δ1 प्लस Δ2 प्लस Δ3। ये जो तीनों Δ1, Δ2, Δ3 का एनर्जी को हम ऐड करें तो टोटल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस वो होगी Δsp इक्वल टू Δ1 प्लस Δ2 प्लस Δ3। और ये जो एनर्जी है Δsp, ये हम कह सकते हैं Δsp इज इक्वल टू 1.3 Δo, अर्थात ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जो स्प्लिटिंग एनर्जी है उससे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में स्प्लिटिंग एनर्जी हमेशा ज़्यादा होगी। और इससे पहले हम देख चुके हैं कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑक्टाहेड्रल से भी कम है। तो यदि हम तीनों ज्योमेट्री में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का कंपैरिजन देखें तो कुछ इस तरह से होगा, सबसे कम Δt, उससे ज़्यादा Δs ऑक्टाहेड्रल एंड सबसे ज़्यादा होगी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का जो ऑर्डर है वो कुछ इस तरह से होगा, Δt में सबसे कम, फिर Δo में उससे ज़्यादा और Δsp में सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्सेस किस तरह के बनेंगे वो हमने कल पिछली क्लास में भी पढ़ा था कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कम होती है तो ऑलवेज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। ऑक्टाहेड्रल में
क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का मान ज़्यादा होता है तो D4, D5, D6, D7 4 कॉन्फ़िगरेशन के लिए ये डिपेंड करता है कि लिगेंड वीक फील्ड है या स्ट्रॉन्ग फील्ड है। उसके आधार पर डिसाइड होगा कि बनने वाला कॉम्प्लेक्स लो स्पिन होगा या हाई स्पिन होगा। अगर हम स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में देखें तो यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की वैल्यू इतनी ज़्यादा है कि वो हमेशा पेयरिंग एनर्जी से ज़्यादा ही होगी, तो इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल पे नहीं जाके पहले पेयर अप होगा। तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेज में बनने वाले कॉम्प्लेक्सेज ऑलवेज लो स्पिन होंगे। तो इन ब्रीफ वी कैन से कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज विल ऑलवेज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेज, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेज विल ऑलवेज low spin complexes, and in octahedral geometry it will be decided by the nature of ligand, whether either it is weak field ligand or it is strong field ligand। तो इस तरह से हम तीनों की इनकी जो स्प्लिटिंग के बारे में हम तीनों की ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर की स्प्लिटिंग को हम एक्सप्लेन यहाँ पर कर चुके हैं। अब हम बता सकते हैं कि जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेज हैं वो एक तरह से डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल है, और हम कह सकते हैं कि जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेज का निर्माण प्रबल क्षेत्र की उपस्थिति में उन आयनों द्वारा किया जाता है जिनका इलेक्ट्रॉनीय विन्यास D8 होता है, और यह तभी विशेष परिस्थितियों में ही स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेज की फॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम निकिल हेक्सा एक्वा निकिल 2+ आयन लेते हैं और या हेक्सा एमिनो निकिल 2+ लेते हैं तो उसमें अष्टफलकीय कॉम्प्लेक्स ही बनेगा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा, और दोनों EG कक्षकों में से एक DZ। लेकिन यदि यहाँ पर हम लिगेंड को रिप्लेस कर दें साइनाइड आयन के द्वारा रिप्लेस कर दें तो बनने वाला साइनाइड आयन के द्वारा यदि हम लिगेंड को रिप्लेस कर देते हैं तो जो EG के दोनों ऑर्बिटल्स हैं DZ² और DX²Y², उनकी ऊर्जा में इतना अधिक अंतर हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन DX²Y² में नहीं जा पाता है और DZ² में ही युग्मित हो जाता है। अब DX²Y² हमें फ्री मिलता है और ये DX²Y² ऑर्बिटल S और P ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैप करके DsP2 हाइब्रिडाइजेशन करता है और उसके परिणाम स्वरूप स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेज बनते हैं। थैंक यू।